हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स देख लो, काफी है ये। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूम के इस 5 लेक्चर से ही बनेंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करेंगे, हल्का सा क्या बातें नई बातें, इसमें एक डेफिनेशन देखेंगे PRI का। अगर मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इसका कहीं ना कुछ जलवा दिखा है कि PRI होता क्या है, उसको डील आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो सर, इसको स्टार्ट करते हैं। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसको फेमा करना है तो इसके सीरीज के साथ फेमा भी उनका कवर हो जाएगा। मैं इसको प्लेलिस्ट नंबर वीडियोस में रखूंगा, 54 जो हमारा प्लेलिस्ट वीडियो है उसमें ही मैं इसको है ना कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वो जो आपका बोर्ड मीटिंग का बचा हुआ है छोटे मोटे टॉपिक्स, वो मैं आपको डील आउट कर लूंगा। पहले मेरे को फेमा जरूरी है करना। चलो सर, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा टॉपिक को लंबा नहीं करे। बेसिक्स है, बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक लिख लिख के आप एक काम करो, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे से पढ़ा है ना, चीजें वैसे ही चलनी चाहिए। कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने लिख रखा है तो आप लिखोगे नहीं या आप नोट डाउन नहीं करोगे। ठीक है, आपको भी लिखना पड़ेगा। चलो एक सेकेंड। सर, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा FCRA। ठीक है, FCRA पढ़ा होगा आपने, फेमा पढ़ रहे हो आप। तो सर डिफरेंस क्या होता है FCRA एंड फेमा में? डिफरेंस क्या होता है? देखो सर, ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस होता है। FCRA में क्या होता है ना, चीजें जो होती है ना वो कहीं ना कहीं डोनेशन एंड ट्रांसफर पर्पस से डील करती है। उसमें क्या होता है कि बाहर से जो आपका हमने वहां पे पढ़ा था कि फॉरेन सिटीजन एंड ऑल, वो क्या देते हैं, इंडिया में पैसा देते हैं। तो उस पैसे को रेगुलेट करने में, पैसा इन द सेंस किस वे में पैसा सर? इन द सेंस डोनेशन के वे में, ट्रांसफर के वे में। जो भी पैसा या जो भी आर्टिकल्स गुड्स मिलते हुए उसको कैसे डील करना होता है, वो हमें FCRA बताता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना नॉन कमर्शियल चीजें होती है FCRA में। जैसे सोनू सूद जी को है ना बाहर से डोनेशन मिलता होगा इंडिया में कुछ अच्छा करने का, तो वो जो कर रहे हैं ना, चीजें हो रही ना नॉन कमर्शियल हो रही, कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है, कोई भी सर्विसेज नहीं हो रहा है, कोई भी कंसिडरेशन बाय वे ऑफ आइदर सर्विस बाय वे ऑफ पैसे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ चीजें क्या हो रही है, बाहर से डोनेशन हो रहा है, भैया सोसाइटी के लिए काम करो। तो FCRA में वहां पे कंट्रोल लगाना पड़ता था। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाहर से पैसा आ रहा है और पैसा कहीं और बिजनेस में लग रहा है। तो FCRA में मोस्टली हमें ना नॉन कमर्शियल चीजें देखते हैं वहां पे, लाइक डोनेशन, ट्रांसफर, ये सब आता है, वो देखते हैं। सर फेमा में क्या होता है? फेमा में चीजें थोड़ी चेंज होती है। यहाँ पे कमर्शियल रहता है फुल्ली, कि बाहर अगर रेसिडेंट इन इंडिया है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, दोनों आपस में ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, कोई बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई बाहर सामान बेच रहा है, कितना बेच सकता है, कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, कितना इंपोर्ट कर सकता है, कितना फॉरेन करेंसी अलाउ है, क्या इस कंट्री में भेज सकते हैं, आगे शेड्यूल्स आएंगे। क्या 2.5 लाख से ऊपर डॉलर से आपके RBI के परमिशन लेना पड़ेगा, इतना आदमी होल्ड कर सकता है करेंसी। तो कहीं ना फुल कमर्शियल चीज है फेमा, सब कुछ डील करेगा, सेल परचेज सर्विसेज सब कुछ कमर्शियल डील करेगा आपका फेमा में। ठीक है, टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। सर नाउ व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर? देखो बेसिक्स है, इसमें लिखने का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आराम से नोट डाउन करना। सर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड क्या होता है? ये हमारा इंडिया, ये हमारा USA, तो दो कंट्री के बीच में, आपने पढ़ा होगा ना फ्रंटियर वाला, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग में सेम चीज यही है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, USA से मनी आ रहा है, या इंडिया से क्या हो रहा है, USA से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से पैसा जा रहा है। तो कितना पैसा अलाउ होगा किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को, या किस किस ट्रांजेक्शंस में डील कर सकता है। और यस, फेमा मतलब क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ? जो इंडियन करेंसी नहीं है, सिंपल सी बात। तो सर इंडियन करेंसी, इंडिया के अलावा किसी से ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमें फॉरेन करेंसी लाना पड़ता है। तो सिंपल बात, इंडिया किसी और कंट्री से ट्रेड करता है। सर इंडिया में ट्रेड चल रहा है तो वो डोमेस्टिक है। इंडिया अपन और किसी और कंट्री से वो ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा? फेमा लगेगा। फेमा यहां पे कंट्रोलिंग पर्पस के लिए काम करेगा। कब? जब दो कंट्री के बीच में, कंट्री 1 और कंट्री 2, दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है। ट्रेड बोल रहा हूं मैं, डोनेशन ये सब नहीं होना। डोनेशन के लिए हमारा वो FCRA था जहां पे नॉन कमर्शियल था, बट यहां पे चीजें ना ट्रेड
बिजनेस, ये सब जो होती है ना, यहाँ पे फेमा आता है भैया कितना तुम्हें डॉलर अलाउ हुआ है, इसके ऊपर जा रहे हो किसका परमिशन लगेगा, इसके ऊपर जा रहे हो कमीशन दे रहे हो, हर चीज है क्या, बाहर तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो नहीं ले सकते हो, बाहर तुम सामान बेच रहे हो तो कितने दिन में उसका पेमेंट आना चाहिए, इस सारा ट्रेड के रिगार्डिंग सारा पर्पस है ना हमारा फेमा डील आउट करता है। परफेक्ट, यहां तो बेसिक्स है ठीक है। चलो अब सुनो, सब फेमा पूरा होल ऑफ इंडिया लगता है, यस फेमा एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अगर कोई बैंगलोर में बैठ के बाहर फॉरेन करेंसी से ट्रेड कर रहा है उस पे भी फेमा लगेगा, कोई बिहार में बैठ के बाहर फॉरेन करेंसी से ट्रेड कर रहा है उस पे भी फेमा लगेगा। तो भैया पूरे इंडिया में है ना, पूरे इंडिया में, ठीक है, चलो नक्शा नहीं बनाऊंगा खामा का, सॉरी, पूरे इंडिया में है ना, कोई भी किसी कोने में बाहर वाले कंट्री से ट्रेड कर रहा है ना, डोनेशन नहीं बोल रहा मैं, डोनेशन बाहर बोल रहा हूं, वो एफसीआरए डील आउट करता है हमारा, ठीक है। यहां पे फेमा में प्रॉपर कमर्शियल होता है, प्रॉपर ट्रेड एंड बिजनेस होता है, सब पे फेमा लगेगा, फेमा के रेगुलेशंस लगेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा। फेमा लगने का मतलब क्या हुआ सर, फेमा का पोस्टर लगेगा उस पे, नहीं, फेमा लगने का ये मतलब होता है कि आगे जो शेड्यूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे ना वो सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। 2.5 लाख से ऊपर भेज रहे हो फॉलो करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। तो फेमा लगने मतलब क्या हो जाता है कि आपको आगे बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स आएंगे, उसका आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आप इंडिया में बैठे हो सब पे फेमा लगेगा, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी सब पे फेमा लगेगा। इन एडिशन, इसके अलावा इट ऑल्सो अप्लाई, एक्सटेंड नहीं है, इट्स ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस। सुनो ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, इंडिया में तो अब कोई भी ट्रेड कर रहा है बाहर वाले से उससे फेमा लगेगा, बट इसके एडिशन में इट ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, सुनो, ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। नहीं समझा सर, सुनो क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, इंडिया में कोई बंदा बैठा है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेगा, इस बंदे पे फेमा लगेगा। परफेक्ट, यहां तक समझ गया। ये क्या है सर, इन एडिशन टू ऑल ब्रांचेस। एग्जांपल सुनो, इसको रब करता हूं, एग्जांपल लेके चलते हैं। सर एग्जांपल क्या है, सुनो, एक सिंगापुर में ब्रांच है, क्या है सर, सिंगापुर में एक ब्रांच है, ठीक है। क्या इस पे फेमा का रेगुलेशन लगेगा सर, अभी नहीं, क्योंकि बाहर वाला है। फेमा पे अभी क्या है, इंडिया वाला चीज देखो, जो इंडिया वाले चीज डील आउट करते हैं, ये मान लो सिंगापुर का ब्रांच है, सिंगापुर से डील आउट करता है, सिंगापुर का ब्रांच है, ये मान लो यूएसए से डील आउट करता है। भैया क्या दिक्कत है, हमारा इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमें इंडिया का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पे इंडिया आया ही नहीं, ये भी फॉरेनर, ये भी फॉरेनर, भैया तुम अपने में लड़ो, तुम अपने कंट्री का रेगुलेशन देखो। बट सुनो, ये सिंगापुर ब्रांच है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना वो कोई पीआरआई कर रहा है। सब पीआरआई मतलब, या मान लो सिंगापुर का ब्रांच है, सिंगापुर का ऑफिसेज है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब पीआरआई वाला बंदा। सर नाउ पीआरआई होता क्या है, वो जो टैक्स में पढ़ते थे हम कि 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में जो रहता है वो हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है, बिल्कुल नहीं, वो हमारा पीआरआई यहां पे नहीं लगेगा। तो थोड़ा देर लेना, टैक्स वाली चीजें बिल्कुल भूल जाओ, 182 डेज और मोर, थोड़ा चीजों को ना यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये वाला केस नहीं होता, मान लो ये केस नहीं होता, तो सर नॉर्मली अगर ये वाला सिचुएशन होता ना कि सिंगापुर की ब्रांच है, यूएसए से डील आउट कर रही है, तो यहां कोई फेमा उमा नहीं लगने वाला है, क्योंकि इंडिया कुछ आया नहीं, तो भैया अपने में लड़ो, तुम लोग जो करना करो, ट्रेड वेड तो अपना यूएसए का कंट्री देखेगा, सिंगापुर देखेगा। बट अगर कोई कंट्री बाहर की ब्रांच है, बाहर का ऑफिस है, बाहर का एजेंसी है, जिसको ओन कर रहा है, मतलब मालिकाना हक है उसका, या जिसको कंट्रोल कर रहा है, जिसको मेंटेन कर रहा है, कौन, कोई ऐसा पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको पीआरआई बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चाबुक किसके पास है, ये इंडिया वाले के पास। अगर जहां इंडिया का लिंक हो गया, इतना भी लिंक हो गया, तो भैया समझ लो यहां पे फेमा लगने वाला है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, इंडिया में एक ब्रांच है तो उस पे ही सिर्फ फेमा लगेगा, नहीं, ब्रांच तुम्हारा फॉरेन में भी है, वो आदमी वो रजिस्टर ऑफिस फॉरेन में भी है, उसको कंट्रोल अगर इंडिया वाला कर रहा है उस पे भी फेमा लगेगा।
ठीक है। तो फेमा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग क्या है, वो ब्रांच जो फॉरेन में बैठा हुआ है जिसका कंट्रोल ओन कौन कर रहा है, इंडिया वाला, उस पर भी फेमा के रेगुलेशंस लगेंगे। अब वो ब्रांच कोई ट्रांजेक्शन करता है ना तो उसको भी फेमा के दायरे में आ जाएगा, तो उसको भी फेमा के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये PRI होता कौन है, इसके बारे में बताओ। आपने तो बोल दिया कि 182 डेज और मोर का कंसेप्ट नहीं लगेगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया में पढ़ा था, उसके अलावा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है, फिर ROI ROR ऐसे करके पढ़ाया था टैक्स में पढ़ाना सर ने आप लोग को, या जो भी टीचर ने आप लोग को, ठीक है। तो सर यहाँ पे PRI क्या होता है, पूरे चैप्टर की मैं बताता हूं 20% जान PRI की डेफिनेशन है, सच बता रहा हूं PRI की डेफिनेशन है। थोड़ा टिपिकल है, चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से डील आउट करते हैं इसको, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल से आपको डील आउट करके समझाने का। देखो सर क्या बोल रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होने का मतलब ये हो गया कि उस पर फेमा लगने वाला है। सबसे पहली चीज कि उस पर फेमा लगने वाला है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगने वाला है। जो भी रेगुलेशंस होंगे उसको PRI वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो सब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता क्या है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट। अ पर्सन, मैं क्या करता हूं, मैं ये भी टैब ओपन कर लेता हूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, सुनो, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट सर, सुनो क्या बोल रहा है, मान लो कोई एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर हरी, ठीक है। सुनो सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 में इंडिया में 182 डेज रहा, ठीक है। कितना रहा, 182 डेज रहा। मेरे को ये बताओ ड्यूरिंग करंट ईयर, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, PY फाइनेंशियल ईयर 1920 में इंडिया में 182 रहा। तो मेरे को ये बताओ फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका स्टेटस क्या होगा, PROI होगा या PRI होगा, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। हमने क्या पढ़ा, PRI पढ़ रहे हैं, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया का कौन माना जाएगा, पर्सन रेसिडिंग। क्या बोला जा रहा है, एज पर फेमा के लिए, क्योंकि इस पर फेमा लगेगा। तो क्या बोल रहा है, वो बंदा जो प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहा है। सर ये प्रीवियस ईयर में 182 दिन ही रहा है, तो ये हमारा PRI नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना, टैक्स में सर क्या पता है 182 डेज और मोर, तो चीजें है ना ये 182 डेज आपको कंफ्यूज करेगी, आप भूल जाओ टैक्स को। बस फेमा नजर से याद रखना, प्रीवियस ईयर में हमें 183 डेज होना है या एक्सीडिंग 182 डेज होना है। 182 डेज है बिल्कुल नहीं चलेगा गेम हमारा, ठीक है। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, मिस्टर राज है, वो प्रीसीडिंग ईयर में 111 दिन रहा, 19-20 प्रीसीडिंग ईयर था। करेंट ईयर में हमें देखना है उसका प्रीसीडिंग ईयर के स्टेटस से कंपेयर करके कि करंट ईयर में से फेमा लगेगा नहीं लगेगा। सर करंट ईयर मान लो 19-20 है तो 20-21 में फेमा लगेगा कि नहीं लगेगा ये पर्सन पे, क्या ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, सर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में ये 183 डेज नहीं था, या मैं बोलूं कि मोर देन 120 डेज ये नहीं था, और नहीं था तो करंट ईयर में ये PRI नहीं होगा। तो ये PRI नहीं होगा तो इसमें फेमा के रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, ये कहीं ना कहीं PROI है। परफेक्ट, तो आपको प्रीसीडिंग ईयर देखना है। तो सर आप ये बताओ प्रीसीडिंग 1920 में इसने 111 दिन रहा है, ठीक है सर, तो क्या 19-20 में ये फेमा लगेगा, उसके लिए आपको 18-19 चेक करना पड़ेगा कि 18-19 में क्या 183 दिन रहा है या मोर देन 182 डेज रहा है। तो मैं 183 करके याद करता था। 183 से कपिल देव की हाईएस्ट स्कोर थी, महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर था, शायद सौरभ गांगुली का हाईएस्ट स्कोर था। तो फेमा के लिए याद रखना हमारे क्रिकेटर्स का कम से कम रन होना चाहिए, 183 डेज होना चाहिए, ठीक है। चीजें आपको थोड़ा टेक्निक से याद करना पड़ेगा। 182 डेज है तो नहीं लगेगा, महेंद्र सिंह धोनी का 183 है तो 183 लगने वाला है। 184 डेज है यस, तो करंट ईयर में आप PRI हो, आप पे फेमा लगेगा, ठीक है। तो याद रखना प्रीसीडिंग ईयर में आपको चेक करना है करंट ईयर का स्टेटस के लिए, जैसे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर था वैसे करके। बट डज नॉट इंक्लूड, सर मतलब बट डज नॉट इंक्लूड इसका मतलब सुनो, इसको मैं ना क्रक्स समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घूम जाओगे आप, ब्रैकेट खोलोगे आप, चैप्टर खोलोगे घूम जाओगे, यहां पे आराम समझाता हूं, चीजों को समझना। फॉर ऑन टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, for carrying on outside India a business
और वोकेशन, वोकेशन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्किल से होता है, कहीं ना कहीं डिनोट्स एक बिजनेस होता है, ठीक है, ये भी स्किल बिजनेस को ही डिनोट करता है। कोई टीचिंग वीचिंग प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए, बिजनेस प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए आप आगे गए हो, ठीक है। आउटसाइड इंडिया या फॉर एनी अदर पर्पस अंडर विच इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, मतलब पता ही नहीं है कितना दिन के लिए जा रहे हो। ये पता नहीं कितने डेज के लिए। सर मतलब क्या बोल रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है। देखो आराम समझाता हूं, सुनो, एक एक चीज समझाता हूं, एक एग्जांपल पूरा क्लियर लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आराम समझना। ये मिस्टर बादल, ये मिस्टर बादल जो था, ये सुनो बहुत प्यार समझाऊंगा, ठीक है। ये इंडियन था। देखो यहाँ पे सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो मिस्टर बादल इंडियन ही था, दिल्ली में रहता था। प्रीवियस ईयर 1920 में ये इंडिया में, आराम समझना, बिल्कुल बच्चों को समझाऊंगा, इंडिया में 186 डेज रहा, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक यही है, पीआरआई। इंडिया में कितना दिन रहा? 186 डेज रहा। तो करंट ईयर में मान लो 19-20 खत्म हुआ, तो 20-21 में मेरे को इसका स्टेटस बताओ। अगर मैं पूछूं 1 अप्रैल 2020 को इसका स्टेटस क्या है, क्या ये PRI है या PROI है, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है? सर आप क्या बोलोगे पता है सर प्रीवियस ईयर में ये मोर देन 182 डेज रहा, इसलिए 1 अप्रैल को बादल PRI है, मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। अगर मैं आपको अब बोलूं कि सुनो 1 अप्रैल 2020 को तो आपने बता दिया प्रीवियस ईयर चेक करके कि प्रीवियस ईयर में 186 दिन है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया 182 दिन से ज्यादा है, मतलब 183 दिन है महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर। अब एक बात बताओ, 5 जुलाई 2020, मतलब इसी करंट ईयर जो मैंने इस साल पूछा ना 20-21, इसी करंट ईयर में बीच में क्या हुआ? आफ्टर कितना दिन? 31 अप्रैल मान लो, 31 मई मान लो, 30 जुलाई मान लो, आफ्टर क्या? आफ्टर 105 डेज, ठीक है, मान लो 105 डेज करंट ईयर में ये क्या हुआ? बादल कहां चला गया? बादल चला गया यूएसए। बादल यूएसए क्यों गया? बिजनेस पर्पस के लिए। क्यों गया? बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। या मान लो बादल चला गया जर्मनी। क्यों गया? अपना स्किल, टीचिंग स्किल प्रोफेशन वहां पे स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है यहां पे, आउटसाइड इंडिया चला गया टेकिंग एम्प्लॉयमेंट। या मान लो, सुनो सुनो सुनो, या मान लो बादल कहां चला गया? फ्रांस। क्यों गया फ्रांस वहां पे? भैया जॉब करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 को बादल PRI था, नो डाउट, बट जिस दिन ये भाई साहब बाहर गए, सर घूमने गए तो फिर PRI रहेगा, सर ऐसे ही चले गए 10-15 दिन के लिए, सब PRI रहेगा। बट जिस दिन तुम करंट ईयर में यूएसए गए, किस लिए? पर्पस क्या था आपका? पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पर्पस के लिए। पर्पस क्या था? वोकेशन, अपने स्किल को फॉलो करने के लिए। पर्पस क्या था? जॉब के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो भैया इस दिन से क्या हो जाओगे? ये 5 जुलाई को जो गए ना, अब इस दिन से PROI कहलाओगे। तो मैं क्रक्स बताऊं, करेंट ईयर में 1 अप्रैल से 4 जुलाई तक आप PRI रहोगे, बट 5 जुलाई से भले आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा ही क्यों ना थे, बट आपने 3 पर्पस के लिए बाहर गए ना, बिजनेस, वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट। या मान लो ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि अनसर्टेन पीरियड, पता नहीं कब आने वाले हो, ऐसा क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि अनसर्टेन पीरियड आप डिराइव नहीं कर सकते। बट अगर क्वेश्चन में आ गया, जो हमने ये देखो यहां पे लिखा ना, यहां लिखा ना, अगर वोकेशन है या बिजनेस के लिए गए, एम्प्लॉयमेंट गए, या मान लो कोई भी अनसर्टेन पीरियड, तो अनसर्टेन पीरियड का कुछ लिख के आएगा, आपको एग्जाम में आएगा ऐसे करके, अनसर्टेन पीरियड के लिए गया,
फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वो भी PROI हो जाएगा। सर पढ़ने गया तो पढ़ने इज नॉट एन अनसर्टेन पीरियड, ठीक है। तो ICAI ने पढ़ना इज नॉट एन अनसर्टेन पीरियड, कोई बाहर पढ़ने गया तो वो PRI रहेगा पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर। बट ये क्या गया, 3 पर्पस के लिए गया, बिजनेस, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट और वोकेशन, या मान लो एग्जाम में लिख दिया अनसर्टेन पीरियड, तो इस दिन से क्या हो जाएगा, ये PROI, मतलब यहां पे PROI बन जाएगा। तो यहां पे टैक्स जैसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज से और ज्यादा हो गया तो पूरे करंट ईयर में आप क्या हो गए, पर्सन रेसिडेंट इंडिया हो गए। यहां ऐसा नहीं है, यहां चीजें है ना टाइम टू टाइम देखी जाएगी। यस, जब आप प्रीवियस ईयर 182 डेज से ज्यादा थे, मतलब 183 डेज थे, तो यस, जब तक आप बाहर नहीं गए ना तब तक आप क्या हो, PRI हो। बट जैसे आप बाहर गए तो बाहर जाने समय भी ये चीज देखना कि पर्पस क्या था। मान लो घूमने जा रहे हो तब तो PRI कहलाओगे, पूरे पूरे साल PRI कहलाओगे। सर घूमने जा रहे हो, ऐसे ही पढ़ने जा रहे हो तो PRI कहलाओगे। बट बाहर, जिस दिन आप बाहर गए बिजनेस पर्पस के लिए, वोकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर इस दिन से आपका स्टेटस फिर चेंज हो जाएगा, फिर आप PROI कहलाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसको हमेशा याद रखना, ये कभी फिक्स नहीं है। 180, मान लो प्रीवियस ईयर में 183 डेज हो गया तो इसका मतलब ये मत सोचना कि करंट ईयर में पूरे साल PRI रहोगे, ऐसा नहीं है। बीच में किसी दिन में तुम बाहर गए बिजनेस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वोकेशन के लिए, भैया उस दिन से तुम क्या कहला जाओगे, PROI कहला जाओगे। स्टेटस ही चेंज हो जाएगा, कहते नहीं है जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो जिस समय तक 50-60 दिन तुम PRI थे, उसके बाद जैसे गए वो तुम PROI बन जाओगे। बट पर्पस याद रखना, बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट या कोई भी अनसर्टेन पीरियड। एजुकेशन इज नॉट एन अनसर्टेन पीरियड एज पर ICAI। तो यू नीड टू कंसिडर 3 पॉइंट्स, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन। बार बार बोल रहा हूं कि स्टेटस इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रीवियस ईयर आप कितना दिन रहे, ठीक है। ऑल डिपेंड कि आपका प्रीवियस ईयर में क्या था और आपका करंट ईयर में क्या है, ठीक है। चलो यही डिफिनेशन था, इसको मैंने पूरा एग्जांपल समझाया। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द करंट ईयर आपका स्टेटस चेंज भी हो सकता है, भले आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रहे थे, ठीक है। अब सुनो, ये तो बात हो गई हमारी पर्सन रिगार्डिंग। और क्या बोल रहा है, PRI क्या क्या होता है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, या मान लो AOP BY रजिस्टर्ड इन इंडिया, या इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। भैया सिंपल सी बात है, अब तो चीजें सिंपल है, वो PRI समझ लिया, चीजें सिंपल है। कंपनी ABC लिमिटेड मान लो UP कानपुर में रजिस्टर्ड हुई, तो सिंपल बात, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज ऑलवेज PRI, बात खत्म। यही बोला सेकंड लाइन कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी आपको इंडिया में रजिस्टर किया या इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, वो आपकी भी क्या हो जाएगी, PRI हो जाएगी, ठीक है। ये सुनो, ये 2 पॉइंट से भी क्वेश्चन कभी कभी ICAI एग्जाम में पूछता है। ये क्या है, एनी ऑफिस ब्रांच इन इंडिया। सुनो क्या बोल रहा है, कोई भी, मान लो ये UP का ऑफिस, मुंबई का ब्रांच, अलग अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑफिस या कोई भी ब्रांच, सब इंडिया में, ठीक है, सब इंडिया में, ये भी इंडिया, ये भी इंडिया, ठीक है। अब सुनो, ओन्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब इसको जो हैंडल है ना, ये मिस्टर रॉबर्ट करते थे। कहां के थे, जर्मनी के। तो मेरे को एक बात बताओ, कल होके UP वाला ऑफिस फ्रांस में किसी बिजनेस से डील करता है, क्या इस पे फेमा लगेगा? सर जैसा आपने पीछे पढ़ाया, कोई भी ब्रांच बाहर का हो उस पर इंडिया वाला हो तो उस पर फेमा लग जाता है। बट सर यहाँ भी उल्टा हो गया ना, इंडिया वाला ऑफिस है, बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल बाहर वाले पास है, फिर इस पे फेमा नहीं लगेगा क्योंकि बाहर वाला पर्सन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं भी इतना भी लिंक दिख गया ना इंडिया का, समझ जाओ वहां पे फेमा लगेगा। सर यहाँ पे लिंक कैसे है? भैया ये ऑफिस ही ब्रांच कहां हुआ है, रजिस्टर हुआ है इंडिया में, भले इसको बाहर वाला ही क्यों ना कंट्रोल कर ले, क्योंकि सेकंड पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट या एनी ऑफिसर्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो जैसे ऊपर वाला हो गया, इससे मतलब ही नहीं है, भले बाहर वाला हैंडल क्यों ना कर ले, तब भी ये क्या होगा, PRI होगा। देखो कहीं भी इंडिया टच हो गया ना, समझ लो वो PRI होगा। सर कैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे यही हुआ ना, वो यूपी का ऑफिस था, यूपी का ऑफिस था, मुंबई का ऑफिस था। अब इंडिया टच हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि इंडिया, यूपी और मुंबई दोनों कहां है, इंडिया में। अब भले उसको बाहर वाला ही क्यों ना हैंडल कर ले, भैया ये किसी से भी डील करेगा फेमा लगेगा, मतलब ये भी कोई फॉरेन करेंसी में डील करेगा फेमा लगेगा, इस समय फर्क नहीं पड़ता, इसको बाहर वाला ही क्यों ना डील कर ले, क्योंकि इंडिया का लिंकेज यहाँ पे थ्रू ऑफिस का लोकेशन आ गया। अब सेम नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनी ऑफिस ब्रांच आउटसाइड इंडिया। सर जर्मनी का ऑफिस,
सर फ्रांस का ब्रांच। अब क्या ये किसी से डील करेगी फेमा लगेगा? बिल्कुल नहीं। बट इसको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है ना, कौन? मिस्टर हरी। कहां के थे? लखनऊ के। इंडिया का लिंक आ गया ना, अब यहां पे पर्सन इंडिया का लिंक आ गया, ऊपर ब्रांच ऑफिस इंडिया का लिंक आ गया। तो सिंपल सा आंख बंद करके सोचना, जहां भी इंडिया का लिंक आ गया, जहां भी इंडिया का लिंक आ गया, यहां पे PRI बनेगा और यहां पे फेमा के रेगुलेशंस लगेंगे तो लगेंगे। परफेक्ट। तो यही चीज यहां बोली गई है। देखो, एनी ऑफिसेस ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यस हमने देखा जर्मनी का ऑफिस, जर्मन फ्रांस का ब्रांच, क्या ये PRI होगा? होगा, बट तभी होगा जब ओन्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये मतलब ओन बाय ए PRI। सब PRI कब होता है? हमने ऊपर देख लिया कि भैया प्रीवियस ईयर में 183 डेज होने चाहिए, या मतलब 182 डेज से ज्यादा होने चाहिए, और वो ड्यूरिंग द ईयर बाहर नहीं गया हो। किस लिए? इंप्लॉयमेंट के लिए। अगर इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर गया तो फिर वो PRI नहीं कहलाएगा, उस दिन से वो PROI कहलाएगा। या बिजनेस के लिए, या क्या वोकेशन के लिए, या कोई भी अनसर्टेन पीरियड, उस दिन से वो क्या कहलाएगा? PROI कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम कल देखेंगे, एक बार नोट करो। देखो मैं बेसिक्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ऐसे ही थोड़ा बर्थडे था आज, तो मैं क्लास लंबा नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो आज को इतना ही रखते हैं हम। आई नो शायद 27-28 मिनट क्लास होगा। कल हम देखेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, 10 क्लास लगेगा, भरोसा रखो। ये डेफिनेशन से है ना, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते हो भाई अच्छे से, और लाइक कर देना, कैसा लगा समझ आना बता देना। और डिटेल चलेंगे हम चीजों को, ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं। 10 क्लासेस मैंने बोला है मैं कराऊंगा। अब आज क्लास थोड़ा ना, देखो मैंने कमिटमेंट किया था, इसमें कमिटमेंट क्लियर करना था। ठीक है, क्योंकि मेरे को आज क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, फेमा स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। चलो ऑल द बेस्ट, शेयर करो फ्रेंड के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन दाब दो। चलो ठीक है, बाय।